सी और मुश्किल शॉट वगैरह जब आपके पास बाउंस लेकर आप कोशिश करेंगे सामने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी का स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। एग्री के लिए हमारे साथ में आए मोहित सर, तो मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से जल्दी आपकी टीम को जल्दी से जल्दी आप इनवाइट कर लीजिए, जल्दी से फास्टली, ताकि हम जल्दी से जल्दी मोहित सर को सुन सके, क्योंकि ये एग्री का जो अभी टाइम आने वाला है, तो इसके लिए मोहित सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था, उसके बावजूद आज हमारे साथ में आए और 8 से 9 वाले के बीच में होस्ट रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमें टाइम दिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी टीम को जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लीजिए, और इनवाइट करने का आप सबको तरीका पता ही है। आप जिस लिंक से आए हैं उसी लिंक को आप अपनी टीम को जल्दी से शेयर कर दीजिए। 1 मिनट का वेट करेंगे हम लोग, 53 पे हम लोग चालू कर देंगे सेशन को। जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लीजिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी और पेन लेके आप लोग जरूर बैठे। अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम सेशन का शुरुआत करते हैं, और मैं आप सभी के बिहाफ पे वेलकम करता हूं मोहित सर का। और आप वेलकम कर सकते हैं चैट बॉक्स के जरिए, चैट बॉक्स ओपन है, और दिल दिखा सकते हैं, थंब दिखा सकते हैं, सेलिब्रेशंस के आप आइकॉन्स दिखा सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं मोहित सर का। यस, वेलकम सर। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों का वेलकम है। मैं देख पा रहा हूँ सारे डेडिकेटेड लोग हैं, थैंक यू सो मच। अभी कुछ और लोग भी आने हैं करण? यस सर, आएंगे, लेकिन लोग क्या है अभी 8 बजे वाले सेशन के अंदर भी है, तो वो लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। तब तक हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहले आए हुए हैं इनको कहने की इस बात की गलती थोड़ी की है इसने कि जो पहले आ गया या जो टाइम से आ गया। बिल्कुल सर। नहीं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हर किसी का टाइम का ऑनर होना चाहिए। बिल्कुल, रोहताज जी को मैं देख पा रहा हूँ, सबको देख पा रहा हूँ मैं। यस, थैंक यू सो मच। आज आपने बिल्कुल मुझे इनवाइट किया इसके लिए। तो आज हम जो बात करने वाले एग्री का टाइम है, और बिल्कुल हमने जो लास्ट ट्रेनिंग भी रखी थी जो टीम आत्मनिर्भर, उसका भी रीजन यही था कि जो फेज है, जो खेतों में नमी जो इस टाइम तैयार हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम को अगर हमने कैच कर लिया तो बड़ा अच्छा बिजनेस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमें वही करना है कि उस बिजनेस को आज हमें यहाँ से क्रिएट करना है कि हम किस तरीके से उन प्रोडक्ट्स को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा पाए। मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल करण? यस सर, परफेक्ट है सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम वही बात करेंगे कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। देखो, मोस्टली इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो एग्री की पहली बार ट्रेनिंग ले रहे हैं? कैन दे रेज योर हैंड्स? बहुत कम नॉलेज है। बहुत बढ़िया। शिष्टा गुप्ता जी हैं, शिव कुमार जी, दीपक यादव, रोहताज जी, कमाल है रोहताज भाई। देसराज जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम जो बात करेंगे, बेसिकली जो चीजें आज हमारे पास हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल। सीधा काम की बात पे आते हैं, दाएं बाएं की बातें नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और लगातार होती रहती हैं। कम टू द पॉइंट। तो मैं यही कहूंगा कि आज मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ चीजें नोट डाउन करने की इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे क्या यूज करना चाहिए। क्योंकि जो फेज इस टाइम चल रहा है, जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं?
एक बार सभी हैंड्स डाउन कर सकते हैं और देन कहीं ना कहीं एक संबंध, एक रिलेशन है, गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, या कोई रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम जो यहाँ इस बिजनेस में आए, बिजनेस हमारा किस चीज का है? लोगों का बिजनेस है, ह्यूमन नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, कोई सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। तो ह्यूमन नेटवर्क कैसे कैसे बनाया जाए, क्योंकि ह्यूमन नेटवर्क बनाने के लिए भी कोई माध्यम तो चाहिए ना, कोई मीडियम तो चाहिए ना। उस मीडियम के थ्रू ये ह्यूमन नेटवर्क बना सकते हैं। तो आज मैं जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको सिर्फ इस तरीके से देखता हूँ कि इससे मीडियम, एक ये माध्यम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने का, ताकि उनका जो पर्सनल बेनिफिट है वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा हम एक ह्यूमन नेटवर्क बना सकते हैं। उस ह्यूमन नेटवर्क की कंजम्पशन से, उस ह्यूमन नेटवर्क की कंजम्पशन से एक बहुत बड़ा टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। उस टर्नओवर के जनरेट होने से बड़े शानदार इंसेंटिव्स हमें मिल सकते हैं। अल्टीमेट घूम फिर के कहानी यहाँ ये है, क्योंकि हम यहाँ सामान नहीं बेचते। लोग कहते हैं सर आप जब सामान नहीं बेचते तो सामान क्यों देते हो? भाई साहब हम यहाँ पर वो नीड क्रिएट करते हैं ताकि आप कंज्यूम करो। बेचने में और कंज्यूम करने में बड़ा फर्क है। आपको आज वो पूरा स्पेक्ट्रम दे दिया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो आपके घर में नेचुरली यूज होते हैं प्रोडक्ट, आप उनको यूज करें। तो यानी वो आपकी कंजम्पशन बेस्ड आ गया ना। अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आपको जबरदस्ती कहूँ यही लेनी है, यही लेने, यही लेने, तो आपको लगेगा ये मुझे बेच रहा है। लेकिन जब आप एक नीड क्रिएट कर देते हो तो वहां पर वो चीजें कंज्यूम होने लगती हैं। तो इसीलिए ह्यूमन नेटवर्क की सबसे बड़ी वैल्यू है। और यहाँ पर भी जो भी बहुत बड़ा पैसा कोई कमा पाया या कमा रहा है या कमाएगा जैसे भी, तो वो ह्यूमन नेटवर्क से ही कमा पाएगा। हर जगह पर वो ह्यूमन नेटवर्क ही काम करता है। तो आज भी हम वही बात करेंगे कि आज जो एक प्रोडक्ट रेंज आज हमारे पास एग्रीकल्चर शानदार ऑर्गेनिक रेंज है, पूरी जैविक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, इनको किस तरीके से अपने किसान भाइयों को इस्तेमाल करवाया जाए। और कहीं ना कहीं जैसे इस टाइम के ऊपर क्राइसिस भी चल रहा है, कुछ लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उनको भी मैं इस टाइम बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह क्राइसिस चल रहा है कि खेतों के अंदर बिजाई का टाइम है, खेतों को तैयार करने का टाइम है, और इस टाइम के ऊपर खाद का, और जो सबसे बड़ी चीज है डीएपी, उसकी बहुत कम गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबिलिटी है, बहुत कम मिल रही। क्या ऐसा वाकई है? जो यहाँ पर ऑलरेडी किसान हैं, क्या वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम पे डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है? कोई मुझे बताएगा, ताकि हम लाइव प्रॉब्लम के साथ ही कनेक्टेड हो सके। इज देयर एनीवन जो इस बात को समझ पा रहा है कि हाँ, खेत के अंदर इस टाइम के ऊपर बिजाई का टाइम है, और इस टाइम के ऊपर हमें यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है? बिल्कुल, सुमन जी हमारे साथ हैं। हाँ जी सुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी हाँ जी सर, कमी है अभी डीएपी की, क्योंकि प्रवीण ने कॉल किया था एक दिन कि डीएपी की कमी है, जल्दी करवा लो। डेफिनेटली, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उसकी कमी है। हाँ और जी। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजें हो रही है, कुछ उनके चैलेंजेस हैं। तो ये पूरे देश में क्राइसिस चल रहा है। और इस टाइम नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक फसल, यानी जो इससे पहले हमारी मेजर क्रॉप थी वो थी चावल की, उसकी खरीदी अभी स्टार्ट हुई है। तो अक्टूबर में 3-4 तारीख से, कल परसों मैं किस टीवी पे एक न्यूज देख रहा था, जहां पर वही चल रहा था, गवर्नमेंट ने लेट कर दिया है चावल को खरीदने के लिए। और कुछ लोगों ने चावल के खेत में अपने चावल का जो उनका पूरा स्टॉक था उसमें आग लगा दी है। आग लगाने का रीजन सिर्फ यही था कि उनको ये था कि स्टॉक को मैं जल्दी बेचूं, ताकि अगली फसल मैं दोबारा खेत के अंदर पैदा कर सकूं। अगर वो टाइम निकल गया तो वो अगली फसल भी नहीं कर पाएगा, और पिछली फसल का उसको रेट नहीं मिला है, तो दोनों तरफ से मारा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं, लाइव चीजें हैं कि आप अगर आप एग्रीकल्चर के टच में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम देश में चल क्या रहा है एग्री को लेकर। क्योंकि जब हम किसानों के पास जाते हैं, अगर हम उनके साथ जाकर वो चीजें कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है हम तो सिर्फ अपना माल बेचने के लिए आए हैं। तो उनके जूते में अपना पैर रख के देखना है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या एहसास हो रहा है। तो पुट योर शूज इन हिज शूज, अपने पैर को उनके जूते में रख के देखो, उनकी जगह अपने आप खड़े करके देखो, उनकी समस्याएं क्या है। जैसे 2 समस्या मैंने आपको बताई, एक तो पुराना माल उनका बिके, खेत का जो टाइम है वो टाइम यही है, अब दिवाली के बाद से स्टार्ट हो जाएगा काम। और अगर हमने इस टाइम पे एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिएट कर लिया, तो एक सीजन हमें मिल जाता है, और वहां से हम शानदार रिजल्ट्स ले सकते हैं यहाँ से।
तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं यही चाहूंगा कि इस काम को अगर करना है तो ऐसे प्रोजेक्ट की तरह करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी को फोन पे समझा दिया जी ठीक है हो गया, और फिर उसके बाद जाके सीजन के बाद ही फोन करो जी गेहूं कैसा हुआ। ऐसा नहीं है। इस टाइम के ऊपर जो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ कि चने की फसल लगने वाली, गेहूं की क्रॉप मेजर है, उसके बाद सरसों है, मूंगफली है, और कौन सी क्रॉप्स हैं जो इस टाइम पे लगने वाली हैं। 4 का नाम तो मैंने आपको बताया, और कौन बताएगा मुझे, थोड़ा मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के लोग आज हमारे साथ हैं कि जिनका कुछ बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है या नहीं है, या वो जानते हैं। कौन बताएगा इस टाइम के ऊपर? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कौन कौन सी फसलें इस टाइम के ऊपर लगनी है, क्योंकि एग्री की ट्रेनिंग के लिए आए हैं ना, तो थोड़ा सा होमवर्क होना चाहिए। यस, हु विल टेल कौन कौन सी क्रॉप्स इस टाइम के ऊपर लगने वाली हैं। जैसे 4 का नाम मैंने बता दिया, गेहूं, चना, तो बाजरा भी है, और लिखे सरसों लिख दिया, और ठीक है, और क्या है जी, सरसों, और ये मेजर क्रॉप है। अगर राजस्थान की बात करते तो इस टाइम के ऊपर जीरा भी लगता है, क्योंकि मैं अभी पीछे जैसलमेर गया था 20 दिन पहले, तो वो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यस, कुछ ये चीजें हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, विश्वकर्मा जी ने लिखा है, वो जीरा मटर लिखा है, ये सब गोल लिखा है, आलू लिखा है, गुड, बहुत बढ़िया। तो जो लोग एग्री से बिलोंग नहीं करते हैं, आज मैं उनको ये बात समझाना भी चाहूंगा कि किस तरीके से, जैसे सीजन है, इस सीजन में कौन कौन सी क्रॉप, कौन कौन सी फसलें पैदा होनी आपको पता होना चाहिए। ये ट्रांजिशन फेज है। पहली फसल हमारी जो मेन धान की थी वो हट चुकी है और खेत खाली हो चुके हैं, और किसान इस टाइम के ऊपर बुआई की तैयारी कर रहा है। इस टाइम के ऊपर क्या क्या कौन कौन से हमारे जो इस्तेमाल किए जाए, मैं सीधा बिल्कुल मुद्दे की बात पे आऊंगा। तो मैं एक बार प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ये स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करूंगा। समय सीमित है और उसका फायदा सब लोग उठाएं। ये एक तो कुछ लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसको नेट को ऑफ करें हम। यस, डिसेबल अदर्स, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे करण इसकी सेटिंग्स होती हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो आप कर लेना। एक सेकंड, यस सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ क्योंकि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं नहीं, हो गया, मैंने कर दिया मैंने। ना। ओके सर। अब कोई स्क्रीन के ऊपर लिख नहीं पाएगा कुछ भी, तो मैंने ऑफ कर दिया सेटिंग। तो यह स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली बात की जो आज प्रोडक्ट्स हमारे पास है, किसान मित्र प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात तो एक अपनी डायरी बना लीजिएगा। किसी भी किसान के साथ आप काम कर रहे हैं, एज ए प्रोजेक्ट आप काम करेंगे, और जब आप किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हैं, तो आपको ये होता है कि लागत लगने वाले उस चीजें कैलकुलेट करते हैं। ये सब बातें हम बहुत बार कर चुके हैं, किसान कौन है, और अल्टीमेट जो हमारा एम है वो ये हम कम मेहनत में ज्यादा पैदावार की जा सके। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को टच करने के लिए, इसी टच करने के लिए सही चीजें की जा रही हैं। तो कुछ सवाल हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो ये जान सकते हैं, जो एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए हैं, आप लगातार उसको कर सकते हो कि आपकी क्या में कम हुई है। अगर लागत उनकी बढ़ी होती, अगर उनकी फसल ज्यादा अच्छी हो रही होती, तो आज किसान ऐसे सड़कों पे नहीं बैठा होता। क्या कुछ लोग उनका फायदा नहीं ले रहे होते? आज मिट्टी जो है हमारी, सॉइल, उसकी क्वालिटी कैसी है? क्या पहले के मुकाबले अच्छी है या खराब है? क्या वाकई हमारी वास्तविक पैदावार बढ़ी है? और रासायनिक जितना केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण लगातार हमारी लागत बढ़ती जा रही है। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, जो भी एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, वो जानते हैं अच्छी तरीके से आज खेत में केमिकल कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप दोबारा केमिकल इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। तो लगातार ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज बिल्कुल नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी बिल्कुल हार्ड होती जा रही है, बिल्कुल केचुए खत्म हो चुके हैं। आज के टाइम में बड़ी उसकी बात है कि हमें बाहर से वर्मी पोस्ट लेके आनी पड़ती है।
इसको वर्मी पोस्ट बोलते हैं, केचुए की खाद बोलते हैं। वो खाद हम अलग से खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि उस केमिकल ने, उस यूरिया डाई डीएपी ने उन सब चीजों को मार दिया है और खेतों में एक केमिकल की लेयर बनती जा रही है, जिससे हमारी लगातार 80% मेहनत हमारी खराब हो जाती है। तो आज हमारे प्रोस्पेक्ट कौन कौन हो सकते हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं? सीधे किसान, जो मेरा पहला सवाल था। उसके बाद आपकी जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ये एग्रीकल्चर का काम करते हैं। यानी एग्रीकल्चर हिंदुस्तान की मैं अगर बात करता हूँ तो 70% हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था, दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज गांव देहात में अगर आपके साथ, अगर वो किसान नहीं है लेकिन उस किसानी के साथ, जो फार्मिंग के साथ जुड़े हुए काम है, यानी उसके वो फार्मा आ जाता है, वह दवाई बीज वाले आ जाते हैं, उसके बाद जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाते हैं, उसके साधन उपकरण बनाते हैं, वो भी सारे इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारी आती है संस्थाएं। बिल्कुल रोहताज भाई यहाँ पर हैं, अगर वो गांव से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, सरपंच रहे हैं, तो उनको पता है कि बिल्कुल किसान समितियां होती हैं। वो किसान समितियां लगातार नए नए साइंटिस्ट को, नए नए तरीकों को वहाँ खेतों में उन किसानों के पास लेके आती हैं। उनका काम ही सिर्फ यही होता है कि एज ए ब्रिज। तो आप बहुत सारी ऐसी समितियां हर क्षेत्र में, जिले के अंदर होती है, आप वहां से उनसे संपर्क कर सकते हो। उनके पास जो भी उस एरिया के किसान हैं, उन सबका डेटा होता है, उन सबकी जानकारी होती है। उन सबके सामने हम अपनी इस पॉसिबिलिटी को रख सकते हैं कि यस, हम किसानों के साथ जाना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। हम उनके साथ एक ऐसी खेती करना चाहते हैं जहां पर की लागत कम हो जाए, जहाँ यूरिया डाई डीएपी कम हो जाए, केमिकल कम हो जाए, उनकी फसलों को उनका वाजिब दाम मिले और उनकी बढ़त पहले से ज्यादा हो। ये कुछ हमारे टारगेटेड चीजें हैं कि जिनको लेके हम चलते हैं। तो आप इनमें से चूज कर सकते हो आपका टारगेट कौन है, आप किसके पास जा सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग के तरीके हैं, अगर सीधा किसान है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसानों को सीधा नहीं जानते, शहर में रहते हो या सिटीज में रहते हो, तो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोग हो सकते हैं, कि जो कि किसानों के साथ वो लोग संपर्क में और आप उनके साथ संपर्क में। और इस तरह से बहुत सारे एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको पंचायत समितियां कहा जाता है, किसान समितियां कहा जाता है, वो समितियां हैं। तो इनमें से किसी को भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उनके पास आप जाकर उनसे बातचीत कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमारे जितने प्रोडक्ट हैं वो 3 कैटेगरीज में हम लोगों को ने इसको आगे डिवाइड किया। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है पौधों की सुरक्षा। आप इसको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बल्कि स्क्रीनशॉट मत लो, इसको लिखो यार। स्क्रीनशॉट तो नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, डेटा सब जगह अवेलेबल है, बिल्कुल किताब में तो लिखा ही हुआ है ना। अरे हम कब लिखेंगे, जब हम अपने हाथ से लिखेंगे तो हमें याद रहेगा। तो आज हमारे जो एग्री के प्रोडक्ट हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं। जो पहले आता है पौधों की सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए फंगीसाइड हमारे पास है, जिसका नाम चेंज करके प्रोटेक रख दिया गया है। दैट इज प्रोटेक, यानी ये क्या है, एक फंगीसाइड है। उसके बाद जो हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे न्यूट्रिशनल बेस है, यानी पोषण तत्व। जैसे कि आप स्पिरुलिना बॉडी के शरीर पे काम करता है, नोनी काम करता है, सीबकथॉर्न काम करता है, ये सारे क्या है, न्यूट्रिशनल बेस्ड हैं। ऐसे ही पौधों को भी, जितने भी हमारे प्लांट हैं, फसलें हैं, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। तो हमारे पास 90%, 95% जो कैटेगरी है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है, जिसमें एग्री ह्यूमिक हमारे पास है, एग्री ग्रेन्यूल है, एग्री मॉस एंड नैनोटेक एंड गोल्ड। These are the 5 products that is available for the nutrition, यानी पौधों की पोषण के लिए ये प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं। और एक अगली लास्ट कैटेगरी आती है एक्टिवेटर। इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया हुआ, एग्री 82 और एक्वाजेल। ये एक्टिवेटर है, इनका पोषण से कोई मतलब नहीं है, इनका कीड़ों को मारने से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक्टिविटी बढ़ाते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं किसी भी चीज को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 के बजाय 8, और 8वें में एक्टिवेटर कैटेगरी में क्या आ गया हमारा, एक्वा जेल। तो अब एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा बेस प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर नहीं भी जानते हैं, एग्री गोल्ड के बारे में, मॉस के बारे में, नैनोटेक के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, सब भूल जाओ। अगर आप नई भी हो, सिर्फ 2 प्रोडक्ट से काम कर सकते हो। वो 2 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एग्री 82 है और एग्री ह्यूमिक है। अगर 2 प्रोडक्ट भी आपको सही तरीके से पता है, यू कैन इनिशिएट, आप काम स्टार्ट कर सकते हो, उनका स्प्रे आप करा सकते हो, और वहां से भी रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए तो आपको पूरी चीजों की नॉलेज होना ही चाहिए। तो एग्री 82 एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक नॉन आयनिक एक सॉल्यूशन, एक स्प्रे है। ये ना तो एक खाद है, ना एक कीटनाशक है, खरपतवार नाशक कुछ नहीं है।
इसके अंदर 82 जो नाम रखा गया 82 यानी कि 82 तरह के सक्रिय तत्व इसके अंदर हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जिसको किसी के साथ भी अगर इसको मिलाया जाए, मतलब इसका रोल ये होगा, इसको जिसके साथ भी मिलाया जाए ये उसको ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। आपने देखा होगा जब कोई किसान खेत में स्प्रे करता है दवाई अपने पीठ के पीछे टैंक में डालकर, कई बार वो दवाई पूरी तरीके से पानी में घुल नहीं पाती है और वो दवाई गाढ़ी गाढ़ी नीचे बैठ जाती है और ऊपर ऊपर पानी रह जाता है। तो यानी उसका यूनिफॉर्म एक जैसा सॉल्यूशन नहीं बनता है। अगर 82 आपने उसमें डाल दिया है तो उसका यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बड़े अच्छा आसानी से बन जाएगा, पूरे खेत में एक जैसा स्प्रे होगा और उस दवाई के रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। जैसे ये रहा कि अगर मैं कोई स्प्रे हम करते हैं तो वो कहाँ जाता है, दवाई के साथ वो जाता है पौधे के ऊपर और वो ड्रॉप्स बन जाती हैं। जब हवा चलती है तो ऐसा देखा गया है करीब 40% ये जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं। उस तरीके से हमारी 40 से 50% दवाई वेस्ट हो जाती है, उससे हमारी लागत बढ़ जाती है। और फिर पूरी तरीके से ये जो ड्रॉप्स हैं, ये ड्रॉप्स के अंदर दवाई है, वो दवाई हमने उस पौधे के लिए पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन की तरह हमने दिया था, लेकिन वो दवाई पूरा काम नहीं कर पाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्री 82 के अंदर इस वाले पत्ते को हमने नॉर्मल पानी के अंदर मिला है, इसमें एक गिलास पानी में 2-4 बूंदे हमने एग्री 82 की डाली हैं। फिर इस पत्ते को हमने इसमें अरबी के पत्ते हैं, दोनों के ऊपर रिजल्ट देख सकते हो कितना यूनिफॉर्मली ये फैल गया है, चमक इसके ऊपर कितनी ज्यादा है और यहाँ पर चमक कैसी है, बड़ी जल्दी पानी सूख जाएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे जो दवाई हमने मिला के दी है, जो न्यूट्रिशन के लिए कोई चीज मिला के दी है, वो पूरे तरीके से पत्ते में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से काम करता है एग्री 82 की। पहले साल अगर खाद आपकी 50 किलो है तो उस खाद को सीधा आप 15 किलो कम कर सकते हो। अगर आपके खेत में 50 किलो खाद लगती है, पहले साल आप सीधा ही 15 किलो का, मैं कहता हूँ 20 से 30% आप कम कर दो, दूसरे साल में और कम कर दो, तीसरे साल में और कम कर दो, 3 साल 4 साल आप लगातार अगर आप हमारे प्रोडक्ट वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा मतलब ऑर्गेनिक की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग कहते हैं जैविक खेती की तरफ। उससे आपकी फसल भी कम नहीं होगी। देखो ये तो हो गया खाद में सीधा डायरेक्टली यूज करने का। दूसरा, अगर हम खरपतवार नाशक के लिए इस्तेमाल करते हैं, 15 लीटर के टैंक में 20 ml हम डालते हैं और जितनी दवाई उसकी डोज आप मार्केट से लाए हो उससे 20 से 30% कम इस्तेमाल करो, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसी पेस्टिसाइड है। तो सिंचाई के लिए अगर पूरे खेत में अगर आपको पानी देना है और एग्री 82 मिलाना है तो 80 लीटर के टैंक के अंदर आप डाल सकते हो 160 ml 1 एकड़ के लिए। और अगर आपके पास इतना बड़ा ड्रम नहीं है तो 20 लीटर के ड्रम को 4 बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाली फोटो मेरे को सुमन जी ने भेजी, इन्होंने अपने खेत में इस्तेमाल किया था। और ये डब्बे भी हमने संभाल के रखा हुआ है। देसी घी इसी तरीके से किसानों का भी ये देसी घी है। ये वाली फोटो जो लाइव फोटो है सुमन जी के खेत की फोटो है, इन्होंने अपने खेत के अंदर नरमे के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे। और इस तरीके से ये 20 किलो के डब्बे के अंदर यहाँ नीचे से एक होल कर दे सुराख कर दिया था और एग्री 82 एग्री ह्यूमिक इन्होंने इसमें डाल दिया और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वो इस पानी के अंदर गिरता रहा और पूरे खेत में फैल गया और शानदार रिजल्ट मैम ने ले रखे हैं इसके। तो आप उनके लिए एक बार जोर से तालियां भी बजा सकते हैं और हैंड रेज करके भी उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हमारे साथी इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने लेवल के ऊपर इनिशिएट करें और इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हमारा आता है वो आता है एग्री ह्यूमिक। और एग्री ह्यूमिक के नीचे जो सबसे नीचे लाइन लिखी हुई है इसको जरा ध्यान से समझ लेना। लिखा हुआ है गिव योर क्रॉप द राइट न्यूट्रिशन एंड द प्रोटेक्शन। अपने पौधों को सही सुरक्षा और पोषण दीजिए। यानी एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पौधों को सुरक्षा और पोषण दोनों ही देगा। और इस बॉटल पे लिखा हुआ है सभी तरह की फल सब्जियां, जो भी आप देख रहे हो, फल फूल सब्जियां फसल, आम का पेड़, कोई पेड़, बाग बगीचे, सब जगह इस्तेमाल होता है। ह्यूमिक एक्चुअल में होता क्या है? ह्यूमिक एक ऐसा सब्सटेंस है, यानी कि जब कोई मतलब प्रकृति ने, नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो कि अपना जीवन काल खत्म करने के बाद मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, ऊपर की फर्टाइल लेयर, जमीन की ऊपर की लेयर में उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं
और वो एक मटेरियल बनाते हैं, इसको ह्यूमस कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। यानी कि जो नया बीज पैदा होता है, उस बीज को पैदा होने के लिए, यानी कि हर एक जीव के अंदर, हर एक एनिमल के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो बेसिक मिनरल्स हैं वो तो है ही ना। आपकी बॉडी में मिनरल्स और हमारी बॉडी में भी, जितने जानवर, पेड़ पौधे, सब में मिनरल्स हैं। जब वो चीज अपना जीवन लीला उनकी खत्म हो जाती है, वो पौधे सड़ जाते हैं जमीन के ऊपर, और बैक्टीरिया के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और उससे उनका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जमीन के ऊपर फैल जाता है। उस लेयर को ह्यूमिक कहा जाता है। जहाँ पर हवा ज्यादा चलती है, जहाँ पानी ज्यादा बहता है, वहां पे ह्यूमिक का सब्सटेंस है सॉइल के ऊपर से निकल जाता है, वहां कोई चीज पैदा नहीं होती। रेगिस्तान में यही प्रॉब्लम है। तो अगर किसी सूखी जमीन के ऊपर खेती करनी है, तो सबको सबसे ऊपर एक लेयर खाद की डालनी पड़ेगी। वो खाद क्या है? वो डिकम्पोज ही तो है, यानी ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, वही ह्यूमिक है। ये 100% एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा। यहाँ से आप देख सकते हो, इसके अंदर 6% ह्यूमिक एसिड है, जिस तो एक तरीके से बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट का मतलब क्या हुआ कि बायो एक्टिविटी तेज कर देता है। बायो एक्टिविटी क्या होती है? किसी भी पौधे के अंदर उसकी जड़ से वो पोषक तत्व है उनको खींचता है, और ऊपर तक, फूल जो सबसे ऊपर लगता है वहां तक पहुंचा देता है। ये सारी बायो एक्टिविटी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, दैट्स कॉल्ड बायो एक्टिविटी। तो ये इसको स्टिमुलेट कर देता है, इस एक्टिविटी को फास्ट कर देता है, तेज कर देता है, जिससे पौधे के अंदर बड़ी तेजी से विकास होता है। तो इसके 6 फायदे हैं, इसको बड़े ध्यान से लिख लीजिए कि ये अंकुरण दर में सबसे पहली बात, यानी जर्मिनेशन के रेट को बढ़ा देता है, यानी पौधे में पोषक तत्वों को बढ़ाता है, पानी के उपयोग को कम करता है। नेक्स्ट, पौधों को तेजी से पकाता है, फसलों को, उत्पादन बढ़ जाता है, और अंत में जो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो फसल हमें मिलती है, उसके अंदर से उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। आप देख सकते हो, कुछ मैं एग्जांपल फोटोज के साथ आपको शेयर करूंगा। ये वाला चने का है। 8 दिन के अंदर किस तरह की जड़ें यहाँ पे डेवलप हुई, यानी कि पानी के अंदर 2 से 3 ml, यानी 3 ml पर लीटर, याद रखना, ह्यूमिक के साथ अगर पानी में उपयोग करते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल वाटर के साथ है, ये ह्यूमिक हमने यूज किया। 8 दिन के अंदर ये जड़ें कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। अगर पौधे में जर्मिनेशन स्ट्रांग हो रहा है तो फसल हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट, यहाँ से देख सकते हैं खीरे के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट है। ये 72 घंटे का रिजल्ट है। ये देखो बिल्कुल चने की जड़ किस ढंग से कितनी लंबी बन गई है। 3 ml पर लीटर यूज किया, यानी 30% तक जड़ लंबी हो गई। तो जितनी ज्यादा रूट स्ट्रांग होगी, वो पौधे को अच्छी तरीके से जमीन से बिल्कुल बांध के रखेगी, जकड़ के रखेगी। तेज हवा भी चलेगी, बारिश भी होगी, कुछ भी होगा, तो पौधा वहां से हिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। उसी तरीके से हमें भी अपनी जड़ें मजबूत रखनी है। तो ये एक ऐसी चीज है। यहाँ से देख सकते हो 130% तक फिर रिजल्ट मिले हैं। तो ये रिजल्ट आप भी ले सकते हो, उनके फोटोग्राफ शेयर कर सकते हो। ये वाला चावल के केस में है, देख सकते हो नॉर्मल वाटर के साथ है, और ये ह्यूमिक 3 ml पर लीटर के साथ। देखो कितना अच्छे रूट डेवलप हुए हैं। ये रूट सिस्टम होता है जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी रूट्स होती हैं। जितना स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होगा, उतना ही फसलें हमारी ज्यादा अच्छी होंगी। ये वाला रेडिश मूली, ये फील्ड ट्रायल हमने किया, 2 मीटर बाय 2 मीटर का एक एरिया लिया। आप खुद करो ये ट्रायल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने खेत के अंदर जो भी, अब मूली का टाइम आ गया है, वो सर्दी में बहुत मूली आएगी, या इस तरह की कोई भी फसल है, 2 मीटर बाय 2 मीटर का टुकड़ा लो, उस टुकड़े में वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करो, एक दूसरा टुकड़ा लो जिसके अंदर नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करो, दोनों की क्वालिटी को आप करो। एक बार प्रोजेक्ट पे काम तो करो ना, उसकी एक फाइल बनाओ, उसके फोटोग्राफ्स बनाओ, शेयर करो, या फिर लोगों को दिखाओ कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद किया हुआ है। फिर देखना है काम में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और सब चीजें हो सकते हैं। एग्री का काम के लिए तो आपको खेत पर जाना ही पड़ेगा, उन लोगों तक जाना ही पड़ेगा। और ये एक बार करने की बात है, एक बार आपको कन्विक्शन हो गया, विश्वास हो गया, फिर आप देख सकते हैं। देखो ये टमाटर का फील्ड ट्रायल है, कितनी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे टमाटर, 15 से 16% की ग्रोथ यहाँ हुई है। ज्यादा कौन नहीं चाहता उसकी ग्रोथ ज्यादा हो। मैं भी जैसे मेरे गया था, कितने किसानों से वहाँ हमारी बातचीत हुई, तो जो एग्री के प्रोडक्ट हमारे यूज कर रहे हैं, वो कह रहे जी सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जैसे ही ट्रक हमारा मंडी में जाता है, रेट पहले ही लग जाते हैं, हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। मेरी कई किसानों से बात हुई है डायरेक्टली हमारी टीम में भी, कि उनको इंतजार नहीं करना पड़ता, वो क्वालिटी देख के वैसे अंदाजा लगा लेते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो कह रहे हमें अपने माल को कभी भी बेचने में दिक्कत नहीं हुई।
ये वाला मिर्चों का फील्ड ट्रायल है, देखो मिर्चों का साइज 20 से 21% तक ज्यादा फसल अच्छी हुई है हमारी। ये पैडी का आप देख सकते हो, ये सारे चीजें हैं, ये सबके पास खुद के अपनी टेस्टिमनी हो, अपने ट्रायल्स हो, तो दैट्स वेरी गुड। देखो पानी के साथ नॉर्मल, अगर सॉइल में एग्री 82 और ये सॉरी एग्री ह्यूमिक हमने डाला है तो कितना पानी रिटेन कर रहा है, यानी सॉइल में मिट्टी के अंदर पानी को रोक के रखता है ये एग्री ह्यूमिक। ये देखो ये वाले गेहूं की जड़ है, ये नॉर्मल जड़ है जिसने कोई प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल नहीं किया, जिसने ह्यूमिक 82 यूज किए हैं। तो यहाँ पे रूट सिस्टम दोनों की जड़ें देख सकते हो, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। अब देखो जड़ें अगर इतनी स्ट्रांग होंगी, अब देखो जब मैं ये कह रहा हूँ जैसे अब ये बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू करण कि आपने इस टाइम पे इस ट्रेनिंग को रखवाया। तो जहां जहां पर भी गेहूं की बुआई होनी है, अगर आपने शुरू में खेत के अंदर प्रोडक्ट डलवा दिए और बीज के साथ अगर आपने डलवा दिया, तो जैसी वो ये जड़ें डेवलप होंगी, वहां से किसान को अंदाजा लग जाएगा भाई साहब क्या चीजें डाली गई हैं। क्योंकि जो उसके बाद के जो दूसरा प्रोसेस है, जो स्प्रे होने हैं कुछ होना है, तो वो उसके लिए भी सामान खरीदेगा और आपके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसको यहीं से विश्वास हो जाएगा। इस जड़ को डेवलप होने में 1 महीना लगेगा। जब से आपने बीज बो दे, बीज बोने के करीब 20 से 25 दिन में ये वाली जड़ें, इस तरह का रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। जब तक हमारा पहले स्प्रे का नंबर आ जाता है, अगर वहां ये ऐसी रूट्स हैं, आप दिखा सकते हो अपने खेत का जहाँ पे आपने प्रोडक्ट यूज कराए हैं, या किसी भी आसपास के पड़ोसी का जिसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, दोनों का रूट सिस्टम, दोनों की जड़ें जब सामने दिखा दोगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। तो ऐसे रिजल्ट्स आपको चाहिए, और वो कब होंगे, जब आप डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड होंगे। ये देखो प्याज का फर्क अपने आप दिखा रहे हैं। तो डोज कैसे देनी है इसके बारे में आगे बात करेंगे, सभी तरह की फसलों में यूज कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा फंगीसाइड है, तो ये भी ऑर्गेनिक है। बहुत सारे रोग हैं, करीब 70% रोग जो होते हैं पत्तों के ऊपर जो लगते हैं, वो सारे फंगस के कारण लगते हैं। बहुत सारे नाम यहाँ पे भी दे रखे हैं, लीफ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, स्टेम ब्लाइट, लीफ माइनर, ड्यू म्यूल्ड, ये पाउडरी म्यूल्ड, अर्ली ब्राइट, लेट ब्लाइट, शीट ब्लाइट, जैसे ऐसा लग रहा है मिसाइल्स के नाम है। तो ये वाली पत्तों की बीमारियां हैं जो नॉर्मली होती हैं, और इन सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन है फंगस। तो हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिस्टमेटिक काउंटर दोनों तरीके से काम करता है, कि रोग के आने से पहले और रोग के आने के बाद दोनों तरीके से काम करता है। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कैसे इसको देना है, 5 से 10 ग्राम मैं आपको बताऊंगा कि 1 किलो बीज के साथ मिलाकर इसका ट्रीटमेंट करना है। फॉइलर में हम दे सकते हैं, 2 किलो 1 एकड़ में गोबर की खाद के साथ मिला के हम इसको दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और इसको जो स्प्रे कभी भी करना है, हमेशा याद रखना, फंगीसाइड अगर आपने यूज किया उसका स्प्रे मॉर्निंग में करें जरूर, मॉर्निंग या इवनिंग में, धूप में ना करें, क्योंकि ये भी एक तरह की फंगस है जो कि नेचुरल फंगस है। एग्रीमॉस एक जबरदस्त चीज है, इसको यूज करने का, ये भी ऑर्गेनिक है। ये एक पौधे की 2 स्टेज होती हैं जिनको बोला जाता है वेजिटेटिव स्टेज और एक बोला जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो वेजिटेटिव स्टेज को हम बोलते हैं बढ़वार, जब हमारा पौधा खेत में लग गया और वो जाकर बढ़ने लगा, जब वो बढ़ जाता है उसके बाद उसके ऊपर फूल आते हैं, फूल से फलियां या फल बनता है, तो उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं, जिस टाइम में परागण भी होता है। तो इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं उस टाइम के ऊपर, रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर, एक तरह के ग्रोथ रेगुलेटर है उस टाइम में ये रहा। और इसका उपयोग कब करते हैं, मॉस का उपयोग के लिए याद रख लो, हमेशा फूल आने के 20 दिन पहले या फूल आने के 20 दिन बाद, 2 ही टाइम में हम इसको यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी एक बार जरा मैं सर आप म्यूट हो गए। नहीं, म्यूट मैंने कि एक मीटिंग ऑन होनी है, जरा मैं ऑन कर देता हूँ। बजरंग शर्मा जी की मीटिंग होती है ना। ओके ओके सर। एक साथ कई काम होते हैं। उनको होस्ट बना के फिर मैं लीव कर जाता हूँ। ओके, तो थैंक यू बजरंग भाई। और मेरी तब तक सभी से रिक्वेस्ट है, यस यस, हो गया करण, हो गया। हाँ सर, 2 मिनट का और समय हमारे पास में, 2 से 2.5 मिनट का।
उसके बाद सेशन अच्छा, एंड फिर होगा। start। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसी लिंक पे रिज्वाइन करेंगे हम सभी लोग। हम्म। यस सर, ओवर टू यू। तो अल्टीमेट फिर ये अगला ये प्रोडक्ट हमारा ये फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद काम करता है। इससे क्या होता है कि जो फ्लावरिंग, कई बार मतलब किसान खुश होता है कि फूल बहुत अच्छा है तो फसल बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन देखता है फूल झड़ गया, हवा चली फूल झड़ गया, बारिश हल्की सी होगी फूल झड़ गया। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये प्रोडक्ट है कि उस टाइम में उसको अलग तरह के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम में हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो ये हमेशा फ्लावरिंग के टाइम में यूज किया जाता है। ये फूल और फल के बैलेंस को बना के रखता है। एक्सक्यूज मी। तो फूल और फल के बैलेंस को ये बिल्कुल बना के रखता है। इसकी डोज में आपको बताऊंगा। अगला प्रोडक्ट हमारा नैनोटेक आता है। नैनोटेक एक हमारा फर्टिलाइजर है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर हमें फर्टिलाइजर नहीं है क्या? ये फर्टिलाइजर है जो नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ यानी इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है जिसको नैनो टेक्नोलॉजी, आपने देखा हो वॉशिंग मशीन के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, कई जगह पर इसके नैनो फाइबर्स को यूज किया जाता है। तो नैनो का मतलब हुआ बहुत छोटा। अभी इतना छोटा पार्टिकल है कि ये सीधा जब इसको इस्तेमाल किया जाता है ये सीधा जाके पत्तियों में समा जाता है, क्योंकि पौधे अपना खाना जो बनाते हैं वो पत्तियों के अंदर बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। एक एक तरीका है। सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने भी 10th पास की हुई है, सबके उसमें साइंस के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और सन यानी धूप के अंदर पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो वो प्रोसेस कहाँ होता है? वो हमेशा जो पौधे की पत्तियों के अंदर होता है। तो इस प्रोडक्ट के यूज करने से बड़ी तेजी से एक्टिविटी फास्ट हो जाती है और ये चिलेटेड फॉर्म में काम करता है। तो इससे सर पौधा बड़ी तेजी से। सेशन एंड होने वाला है, हम लोग री लॉग इन कर ले सर। ओके, यस। थैंक यू सर। और सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग री लॉग इन कर लीजिए।